नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। इस समय पूरे देश और दुनिया में कोरोना का दहशत फैला हुआ है। कोरोना महामारी ने लोगों की जान ले रखी है और इस समय ऐसा वातावरण है कि लोग एक दूसरे से महीनों नहीं मिल रहे। इस बीच कई अपने छूट गए तो कई हजारों की जानें भी बचाई जा रही हैं। जिनको पुनर्जीवन मिल रहा है उसको बचाने वाला इस धरती का दूसरा भगवान, जिसे हम सरल भाषा में डॉक्टर कहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे धमतरी में। धमतरी में भी कई ऐसे कोरोना योद्धा हैं, कई ऐसे डॉक्टर चिकित्सक हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके इस रणभूमि में उतरे हुए हैं। जी हाँ, और कई कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनकी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो शांत बैठ गए। लेकिन एमजी टीवी की नज़र उन डॉक्टरों के ऊपर है जिन्होंने अपनी सर पे कफन बांध करके इस रणभूमि में उतरे हैं, क्योंकि कोरोना का डर तो किसी डॉक्टर को भी नहीं छोड़ता। जी हाँ, ऐसा ही एक नाम हमारे साथ ओजस्वी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राहुल ठाकुर। आज हम उनसे मिलाते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिरकार उनकी यह देश सेवा, मानवता और इंसानियत ऐसा कैसे जागा और किस तरह से वो सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, एमजी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत, एमजी टीवी और पूरे दर्शकों की ओर से धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब सारा देश इस कोरोना के दहशत गर्द में जीवन बिता रहा है, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, ये सच है कि आप एक चिकित्सक हैं, आप जानते हैं, लेकिन तब भी इस रण के मैदान में उतरे हुए हैं। इंसानियत का बड़ा नाम आप इस पूरे शहर और अंचल को संदेश दे रहे हैं। कैसे आपके हृदय में ऐसा आया मानवता? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मेरे पापा खुद कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है। तो मैंने देखा है अपने पापा को मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में। तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर मेरे से भी एक दो लोग की जान बच जाए तो उनका भी भला हो जाएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर का कर्तव्य अपन निभा पाए। वही, ये एमजी टीवी ही नहीं डॉक्टर साहब, ये पूरे कई हमारे दर्शकों का भी फोन आ रहा है कि इस सूची में डॉक्टर राहुल ठाकुर का भी नाम है, जिन्होंने अपने पापा को खो दिया इस कोरोना में, और लेकिन अपनी जान की बाजी लगा कर के हजारों लोगों को बनाने के लिए निकल उतरे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपकी कितनी पीढ़ी है डॉक्टरी सेवा में सेवारत है? कितने वर्षों से हो गया होगा तकरीबन? मेरे पापा डॉक्टर थे, उसके पहले मेरे दादा डॉक्टर थे और मेरे नाना जी भी अभी डॉक्टर हैं। तो 2 पीढ़ी हमारी डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, चूंकि भले ही आप दूसरे भगवान हैं, लेकिन हैं तो आप भी इंसान। आपको भी तो कोरोना का डर होगा आखिरकार? हमको भी हमेशा रहता है कि कभी भी हमको भी हो सकता है, पर अब ऐसा है कि डॉक्टर बने हैं तो उसका कर्तव्य भी निभाना है। तो हम भी चाहते हैं कि जितने लोगों का भला हो पाए हम भी भला कर सकें। डॉक्टर साहब, कितनी उम्मीद लेकर के आपके पास आते हैं इस जिले ही नहीं बल्कि अन्य जिले के लोग। ओजस्वी नर्सिंग होम का नाम बहुत ही नामचीन है और इसलिए आते हैं, तो कई तो यहाँ कोरोना पेशेंट भी आते होंगे। सुबह से लेकर रात तक हमारे पास कोरोना के पेशेंट आते हैं। हमारे पास भी लिमिटेड संसाधन है, तो इसकी वजह से हम भी सारे लोग की सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब जिनका नंबर लग जाता है उनकी पूरा सेवा करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना की महामारी और कोरोना के पेशेंट आते हैं, आपके और आपके पूरा अमला, आपके पूरे स्टाफ भी जुटा हुआ है, किस तरह से आप संयम बरतते हैं और कैसे किस तरह से इलाज करते हैं? अब तक के कितने लोगों को ठीक करके भेज दिए होंगे आप? अब देखिए, ये पूरा टीम एफर्ट होता है, इसमें अकेला डॉक्टर ही नहीं कर सकता। डॉक्टर के साथ सारे स्टाफ भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी जान को रिस्क है और कभी भी संक्रमण का खतरा होता है। तो अभी हमारे यहाँ करीब ऑन एन एवरेज 10 से 11 पेशेंट डेली एडमिट रहते हैं। तो अभी करीब 15 से 20 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रखना भी उनकी जान को और ख़तरा है, दूसरे लोगों से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि 4 से 5 दिन के अंदर उनकी छुट्टी कर दी जाए। जितनी जल्दी वो एक बार स्टेबल हो जाते हैं तो हम छुट्टी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर RS ठाकुर का नाम था, और ऐसा नाम जिसके नाम सुनते ही लोगों की आधा बीमारी ठीक हो जाती थी। वे डॉक्टर इसी कोरोना के और इसी महामारी के चलते अपने आप का देह त्याग दिया। उसके बाद भी आप ऐसे मैदान में उतरे हुए हैं।
तो किस तरह से आप इस कोरोना को देखते हैं और इससे कैसे बचना चाहिए? लोगों में जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज से 20 दिन पहले भी हम लोग सबको यही समझाते थे कि आप मास्क लगाइए, लेकिन बहुत सारे लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये आज स्थिति पहुंची है। आगे भी संक्रमण और ना बढ़े, इसके लिए लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। बाकी इसकी कोई अभी तक कोई दवा आई नहीं है, ना कोई इसका इलाज है। सबसे मतलब बोलें तो इलाज है जो बचाव है, तो अपने को बच के रहना है। इलाज का कोई भरोसा नहीं है। कोई आदमी सीवियरली इन्फेक्शन होने के बाद भी बच जाता है, कोई मॉडरेट इन्फेक्शन में भी उसकी जान चली जाती है। तो कुल मिला के अपने को प्रयास यही करना है कि अपने को बच के रहना है इन्फेक्शन से, जैसा भी हो। डॉक्टर साहब, एक तो मास्क बोलते हैं, दूसरा 2 गज की दूरी बोलती हैं। इसके अलावा आजकल जो वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल हर लोगों के जेहन में है कि आखिरकार आदमी वैक्सीन भी लगाता है, उसके बाद भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है, और कई लोगों की, कुछ लोगों की तो जाने भी जा रही है, लोग मौत के गाल में समा रहे हैं। तो किस तरह से विश्वास करें और कैसे बातों को माने हमारे दर्शक? देखिए, वैक्सीन को जो अप्रूवल मिली है, ये इमरजेंसी अप्रूवल मिली है। इसमें कोई लंबे टाइम तक रिसर्च हुआ नहीं है। आमतौर पे जो वैक्सीन बनती है वो 10 साल के रिसर्च के बाद उनको अप्रूवल मिलता है। ये एक वैक्सीन को मिला है 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिला है। तो इसमें बहुत लंबा कोई रिसर्च हुआ नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आदमी की जान जाएगी नहीं जाएगी, सीवियर इन्फेक्शन होगा कि नहीं। लेकिन इसमें बस एक चीज़ ये बोला जा रहा है कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको सीवियर इन्फेक्शन होने का ख़तरा थोड़ा कम है। बाकी इसमें संक्रमित नहीं होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो आदमी वैक्सीन लगवा भी रहा है वो भी पॉजिटिव आ सकता है। सर, ये सुनने को मिलता है कि इस कोरोना की दूसरी लहर में ये ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा जानलेवा हो गया है, और बातें तो यहाँ तक उठने लगी है कि ये अब हवा में भी फैलने लग गई है। तो कहाँ तक सच्चाई है और कैसा ये संभव है? हवा में फैलने वाली बात फॉरेन में जो रिसर्च हुई है वहाँ से निकली है कि हवा से फैल रहा करके। लास्ट ईयर ये बोला जा रहा था कि वो कोई भी सामान से फैलता है या छींकने से फैलता है। अभी भी ये कोई प्रूवन कुछ है नहीं कि हवा से फैल रहा है नहीं फैल रहा है। तो इसके लिए अपने को बचाव ही एकमात्र उपाय है, और इसके अलावा कोई ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अपन बच सकते हैं। आजकल एक बात उछल करके आ रही है फेफड़े में इन्फेक्शन को लेकर के। तो ये लीवर किस तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं? कोरोना वायरस की बीमारी में मेन जो इन्फेक्शन होता है वो फेफड़े में ही होता है। सबसे पहला जो वायरस का आक्रमण होता है वो फेफड़े में ही होता है। लोग क्या है, शुरू में सोचते हैं नॉर्मल खांसी है, बुखार आ रहा है, उसी के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है, और बाद में जब टेस्ट करवाते हैं तब तक फेफड़ा बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद रिकवरी में और इलाज करने में बहुत मुश्किल आती है। तो लोगों को मेरा सुझाव यही रहेगा कि जैसे ही अगर उनको लगता है गले में खराश है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो पहला काम ये करें कि वो कोरोना की जांच करवाएं और सीटी स्कैन करवाएं। हालांकि ये सारी चीज़ें डॉक्टर के कहने पे करें, अपने आप खुद से ना कराएं। और कोरोना की जो जांच भी हो रही है RT-PCR एंटीजन, वो भी कोई 100% गारंटीड रिपोर्ट नहीं होती है। तो रिपोर्ट जो आती है पॉजिटिव आती है, निगेटिव आती है, उसके ऊपर निर्भर होने की बजाय CT स्कैन की रिपोर्ट ज़्यादा मान्य होती है। तो CT स्कैन ज़्यादा अभी मेरे ख्याल से उपयुक्त जांच रहेगा। कई पीढ़ियों से आप चिकित्सकीय पेशा में, आपका खानदान, आपका परिवार है, इसलिए आप बड़े लंबे जानकार भी हैं इसके बारे में, जो पीढ़ियों से आपको जानकारी मिली है। इस आधार पर आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी लॉकडाउन की स्थिति धमतरी में, और इसमें गरीब वर्ग के लोग, नीचे तबके के लोग हैं, वे ज़्यादा मारे जाते हैं। क्या लॉकडाउन इसका विकल्प है? क्या लॉकडाउन से ये कोरोना को हम मात दे सकते हैं? लॉकडाउन से आप बस उसको मतलब थोड़े लंबे टाइम के लिए रोक सकते हैं, बाकी ये कोई परमानेंट इसका उपाय नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। आप लॉकडाउन क्या है 15 दिन 20 दिन उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी को आर्थिक हानि भी होती है और हर चीज़ में नुकसान ही होता है। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन जो है वो एक टेम्प्रेरी उपाय था, जो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी ने लगाया था। उस समय अब हम हॉस्पिटल वाले भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगाना सही उपाय नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक हद तक ही लॉकडाउन लगा सकते हैं। अल्टीमेटली अपने को ही, लोगों को ही समझना पड़ेगा कि इसका एकमात्र उपाय है बचाव।
तो लॉकडाउन इसका कोई उपाय नहीं है मेरे हिसाब से। ये चूँकि कोरोना एक लंबे समय तक के चलने वाली बात है और लॉकडाउन भी नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी वर्ग अभी दुकानें खोलेंगे, हम धमतरी की क्या बात करें, सभी जगह, लेकिन हम बात कर रहे हैं धमतरी में भी जब भी लॉकडाउन खुलता है तो लोग भीड़ उमड़ जाते हैं, जो कोविड-19 के नियम उनका परिपालन नहीं करते, किसी की बात भी नहीं मानते, और बात यदि मानते हैं तो किसी डॉक्टर की। आप एक जाने माने डॉक्टर हैं, हमारे उन तमाम हजारों हजार दर्शकों को ये बताइए कि यदि लॉकडाउन खुलता है तो वो किस परहेज में रहेंगे? अभी तक जो बोला जा रहा है वही अपने को सावधानी बरतनी है, 2 गज की दूरी और मास्क, और लगातार अपने को हैंड सैनिटाइजेशन करना है, और यही एकमात्र चारा है। बाकी और कोई मेरे हिसाब से कोई दूसरा चारा नहीं है कि लॉकडाउन लगाएं या कुछ भी करें, और मेरे हिसाब से कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका है नहीं फ़िलहाल। वैक्सीनेशन भी जो है वो एक, अभी उसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते कि उससे कितना उसका रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा। तो वैक्सीनेशन जो है अभी अपन लगवा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मास्क और 2 गज की दूरी ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर साहब, कल MGTV की खास बातचीत कलेक्टर JP मौर्य से होगी, वो भी लॉकडाउन खोलने के मूड में हैं, लेकिन एक चिंता ये भी सता रही है कि लोग जो है बहुत बड़ी भीड़ कर देते हैं, उससे ज़्यादा कोरोना का जो रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए 2-4 घंटे या कुछ घंटे ही खोलें या कुछ गैप करके खोलें, तो किस तरह से ओपिनियन आपका रहेगा सर, किस तरह से खोला जाना चाहिए जिससे लोग भी बच जाए, उनकी जीविकोपार्जन भी हो जाए और लोग सुरक्षित भी रहें, कम रेशियो में रहे यदि मिले भी तो? अब मेरे हिसाब से लोगों को खुद को जागरूक बनाना पड़ेगा कि इसके लिए अपन बहुत ज़्यादा हर किसी को समझा नहीं सकते पकड़े कि भाई आप 2 गज की दूरी और मास्क लगाइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, 2 घंटे के लिए मार्केट खुलता है, आगे करके अगर आप बढ़ा भी देंगे, 2 से 4 भी कर देंगे, तो कुल मिला के होना वही है। जब भी आप लॉकडाउन खोलेंगे तो लोगों की भीड़ जमा होगी। तो मेरे हिसाब से जनता को खुद ही को ना जागरूक होना पड़ेगा कि भाई अपने को ये चीज़ फॉलो करना है, नहीं तो ये दोबारा आता रहेगा, आगे भी आएगा, फिर कोई उसका वो नहीं है, अंत नहीं है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों से खूब सुर्खियों में रही है रेमडेसिविर, जिसको संजीवनी बताया जाता है। लोग कहते हैं अफवाह की बातें, और लोग इसके पीछे भी इतने पड़ गए कि कालाबाजारी और मारामारी बढ़ने लगी। कहाँ तक कि कितनी इस बात सच्चाई सर, क्या रोल है इसके, क्या भूमिका है इसकी? रेमडेसिविर के बारे में अभी तक कोई नोन उसका वो नहीं है कि इससे कितना फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है। तो मेरी सारे लोगों से यही सलाह रहेगी या मतलब निवेदन रहेगा कि रेमडेसिविर के पीछे बहुत ज़्यादा भागने का मतलब नहीं है। अभी तक जो गवर्नमेंट का वो है, रूल है, वो यही है कि जो सीवियरली इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है, जिनकी जान जाने का खतरा है, सिर्फ उनको ही लगाया जाना चाहिए। पर लोगों में एक ये अफवाह फैल गया है कि रेमडेसिविर ही एकमात्र इलाज है, जो कि ऐसा है नहीं। उसका अभी तक कोई रिसर्च में आया नहीं है कि रेमडेसिविर से कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है। तो ये सब अभी अफवाह में चल रहा है सब चीज़, और उसी की वजह से कालाबाजारी और ये सब हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपके पास में कितने सिटी हैं सिर्फ कोरोना के लिए, और अन्य कितने बीमारियों के लिए है? किस तरह से अभी चल रहा है? अभी कोरोना का अलग टाइम में देखते हैं, कोई टाइम निर्धारित कर दिए हैं, कितने सीटों पर भर्ती लेते हैं, या अन्य बीमारियों के लिए अलग समय देते हैं? किस तरह से प्रबंध किया है आपने? हमारे पास कोई टाइम का वो नहीं है। अब कोरोना के पेशेंट तो किसी भी समय आ सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमको ऐसे भी फ़ोन आता रहता है, पेशेंट भी आते रहते हैं। लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है कि हमारे पास सिर्फ 24 बेड हैं, उनमें भी ऑक्सीजन जो है 5 से 6 बेड में ही है, तो बाकी सारे बेड जो हैं विदाउट ऑक्सीजन है। लोगों में एक तो ये भी पैनिक रहता है कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं होती, उनको भी चाहिए होते ऑक्सीजन बेड। तो मेरी लोगों से भी यही आग्रह रहेगा कि आप खुद से पैनिक ना हो, डॉक्टर को पहले दिखाएं, उनको जब लगेगा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ही लगवाएं, क्योंकि लोगों में ये बहुत ज़्यादा अफवाह है कि हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, हमको भी ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे में क्या है, जो जिनको वाकई में चाहिए होता है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। और एक बात ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है। वेंटिलेटर पूरे शहर में सिर्फ 7 से 8 ही हैं। तो वेंटिलेटर भी ऐसा है कि कोरोना में जो वेंटिलेटर पे जाते हैं उनका भी रिकवरी बहुत कम है। ऐसा देखा गया है, कोरोना में जो वेंटिलेटर्स पे एक बार चले जाते हैं उनकी वापसी बहुत मुश्किल होती है। तो वेंटिलेटर भी जो है वो एक बहुत ही रिस्की चीज़ है। अगर वेंटिलेटर तक आदमी गया, मतलब बहुत उसको मुश्किल है वापस ला पाना।
क्या लगता है डॉक्टर साहब, अगले माह मई में रिकवरी बढ़ सकती है? अब मेरे हिसाब से अब थोड़ा लोगों में जागरूकता आई है, अब थोड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ये जागरूकता अगर पहले आ गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती कभी। पर अब मेरी लोगों से आगे भी यही अपील रहेगी, आगे भी इसको फॉलो करना है। एक बार मान लो अपन रिकवर भी हो गए तो आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। हम लोग अपने अस्पताल में पिछले 1 साल से, जब से कोरोना आया है तब से ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं देते हैं, भले चाहे बीच में कोरोना कम भी क्यों ना हो गया हो। तो सारे लोगों से मेरी अपील रहेगी कि सभी लोग इस चीज़ में हमारा भी कोऑपरेशन करें कि अगर हम भी बोल रहे हैं मास्क पहनना ज़रूरी है तो आपकी सेफ्टी के लिए भी है, हमारी भी सेफ्टी के लिए। पूरे लोगों के लिए आपकी ओर से ऐसा अपील दे दीजिए जिससे वो इसके बाद भी, माना कि कोरोना बहुत कम भी हो गया है उनकी महामारी, उनकी दस्तक, तब भी किस तरह से वे अपने आप को सेफ रखें। घर छोटा भी है, कहीं बाहर से जा भी रहे हैं, तब भी उन्हें किस तरह से रहना चाहिए? एक तो मैं यही बोलूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है संक्रमण, तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें। बहुत सारे लोगों को पाया गया है कि वो सुबह शाम ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको कोई काम हो चाहे ना हो। इससे आपकी जान को खतरा रहेगा और बाकी लोग भी जो आपके घर परिवार वाले हैं उनको खतरा रहेगा। तो मेरी अपील यही रहेगी, फालतू में ना निकले घर से। अभी फ़िलहाल जो सबसे रिस्की पीरियड चल रहा है इसमें अपने को घर पे रहना है। बाकी अगर कोई इन्फेक्टेड होता है तो उसको भी बताना चाहिए लोगों को कि भाई मेरा पॉजिटिव है, ना कि छुपाएं। और हो सके तो होम आइसोलेशन हो, अगर होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है तो कोविड केयर सेंटर बने, आइसोलेशन सेंटर, वहाँ पे जाके आइसोलेट हों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राहुल ठाकुर, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके रण के मैदान में ऐसे जुटे हुए हैं और लोगों को जान बचाने के लिए अपने जी जान को लगा दिए हैं। जी हाँ, ये अपने पापा को खोने के बाद भी आर.एस. ठाकुर जिसका नाम था, जिसको हम सब लोग विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं आज भी उनको, और ऐसे माहौल में वे इस तरह से जुटे हैं। और इसी तरह से कई योद्धा हैं, कोरोना योद्धा, जिसे MGTV के साथ में पूरे लोग हम नमन करते हैं ऐसे लोगों को। और आप देखते रहिए MGTV, हम फिर ऐसे जुड़ेंगे। मीडिया टीम के हमारे सहयोगी पूनम शुक्ला के साथ नारायण कौशिक, धमतरी।